पूर्व बिहार के 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र, भारत के भी छात्र जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए सुनील जी खांटी बिहारी फिर से आ गया और लाजवाब बेहतरीन स्वरूप में आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करेगा। और इस बार आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से मैं आपको एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और भैया इसको 2 बार सुनो, 80% नंबर ना आए तो मैं आपका मोच काट करके फेंक दूंगा। अरे भैया जितने भैया तू बिहार के छात्र, चाहे जहां के बारह, चाहे पटना के बारह, चाहे दरभंगा के हो, समस्तीपुर के कोनो जिला के बारह, अरे तू सबसे पहले सुनील जी खांटी बिहारी चैनल या तोहार के अपन चैनल बा एकरा सब्सक्राइब करो सबसे पहले। सब अरे इसमें कोई आपको 1 रुपए भी नहीं लगते, 98 भी नहीं लगते। इसको सब्सक्राइब करो और चलो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र के बारे में जान लो कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई जाती है। राजतंत्र और लोकतंत्र में मूलभूत अंतर यह है कि राजतंत्र में राजा का बेटा ही फिर अगला राजा बनता है, लेकिन लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में चुनाव होता है, चाहे 5 वर्ष पर हो, चाहे 4 वर्ष पर हो, जिस देश का जैसा भी आपका क्राइटेरिया होता है उसका चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा जनता ही चुनती है। यदि अच्छा उसका शासन ना हुआ, यदि अच्छा उस सरकार का कार्य ना हुआ तो फिर उसको बदल देती है। सत्ता क्या है? सत्ता का सामान्य अर्थ होता है, यदि आप नहीं समझते हैं, सत्ता का अर्थ होता है पावर। अब लोकतंत्र में पावर कहां से मिलता है? तो लोकतंत्र में पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। हर बातें लिखित होती है उसमें कि किसको कितना पावर दे। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए हर व्यक्ति यदि कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तब तो फिर देश कैसे चलेगा? यदि हर व्यक्ति कहे मैं राष्ट्रपति हूं, देश कैसे चलेगा? इसमें सत्ता में जो पावर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक खास प्रोसेस होता है जो उस स्थान तक जो व्यक्ति विधिवत प्रोसेस से पहुंचता है उसको उतनी पावर दी जाती है, निहित उसमें वो पावर निहित होती है। प्रधानमंत्री को जितनी पावर संविधान ने दिया है वो प्रधानमंत्री पद में निहित है, राष्ट्रपति को जितना दिया राष्ट्रपति पद में निहित। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्लर्क को आयश कलेक्टर ये कह सकता है तुम पानी लाओ, चाय लाओ, वो। लेकिन एक यदि क्लर्क ही कह दे उसको कि कलेक्टर का है चाय लाओ रे, कलेक्टर बा चाय लाओ रे, अरे डीएम बा चाय लाओ, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको पावर नहीं उतनी मिली है। तो सत्ता उसको समान रूप से कह सकते हैं कि पावर। तो लोकतंत्र आखिर राजतंत्र को छोड़ करके लोकतंत्र की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो लोकतंत्र का सबसे मूलभूत कार्य ये है कि लोकतंत्र का मूलभूत कार्य मुख्य रूप से ये है कि ये सामाजिक विभिन्नताओं और अंतर जितनी होती है, असमानताओं को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ये युक्ति है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी विभिन्नता है, जितनी भी विभेद है, उसका एडजस्टमेंट करने के लिए ये लोकतंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। अब विषमता किसके आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है। अब आप जानते हैं कि आप चले बिहार में ही चले आइए, जातिवाद कुछ क्षेत्र में हावी है। राजनीति में भी देखिएगा जातिवाद होता है। कोई कहता है भूमियार है, कोई कहता है राजपूत है, कोई कहता है कायस्थ है, कोई कहता है यादव है। अब इसमें कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, अलग अलग। कोई कहता है भोजपुरिया भाषा बोलते हैं, कोई कहता है तुअर बोले छो ना, हमें मैथिली बोले छिए। और आप देखिएगा सिवान में बहुत सारे लोग मैंने भोजपुरिया बोलता। एक कारण का होता बारा कि ये विभिन्नता के एडजस्टमेंट लोकतंत्र करता। अब एक शब्द आइए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है? इसमें एक शब्द आता है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद यदि आप नहीं समझते, द्वंद्व बना है, द्वंद्व माने 2, अवाद माने कि अपनी अपनी पंथ की लड़ाई। 2 व्यक्ति का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने हित का, कॉन्फ्लिक्ट माने कहते हैं कि विरोधाभास, अपने हित का, अपने जो अधिकार का, उसको कहते हैं द्वंद्ववाद। अब द्वंद्ववाद क्या रहता है कि द्वंद्व का यदि आप नहीं समझते तो ये सीधा जान लीजिए कि इसके अंग्रेजी शब्दावली कॉन्फ्लिक्ट है। जल्दी बोल रहे रे गणेशवा तोरे से पूछ रहे हैं द्वंद्ववाद के अंग्रेजी क्या होता है, या द्वंद्व का अंग्रेजी क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। बार बार हालांकि ये आपको पूछेगा नहीं अंग्रेजी शब्दावली क्या होती, लेकिन समझने में सुविधा होगी। अब यहां पर देखिए कि जैसे मुंबई में याद कीजिए कि कुछ दिन पहले जो रेलवे का परीक्षा हुआ करता था और बिहार के छात्र सफलीभूत होते थे, मुंबई में, मैसूर में, असम में। बिहार में दुर्भाग्य है कि बिहार में यदि नौकरी नहीं होता है तो ब्याह नहीं होता, ब्याह नहीं होता लड़का कुंवारे रह जाता है। इसके कारण बिहार का लड़का जम करके तैयारी करता है और
जम करके तैयारी करता है और वो कम्पीट भी करता है। अब जब वो नौकरी के लिए जाता था वहां पर तो उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। मुंबई में मारपीट करके भगाया गया, असम में मारपीट करके भगाया गया, मैसूर में भगाया गया। इसी को कहते हैं ये रेलवे भर्ती बोर्ड में बिहारी छात्रों को नियुक्ति वक्त जो खास करके परीक्षा देते वक्त, नियुक्ति करते वक्त इन सब पर जो मारा पीटा गया, ये एक द्वंद्ववाद का अच्छा उदाहरण है। और ये क्षेत्रीय विभाजन के कारण ऐसा हुआ था। और इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय विभाजन का आधार और ये मूलतः, और जबकि उसमें राज ठाकरे ने मुंबई में ये करवाया था और तुष्टीकरण के कारण राज ठाकरे पर जितना समुचित एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया गया। तुष्टीकरण किसको कहते हैं कि एक खास समुदाय, एक खास वर्ग को अधिक से अधिक महत्व देना। क्यों? वोट के लिए। वोट के लिए इसको तुष्टीकरण कहते हैं। अब द्वंद्व का आधार अलग अलग होता है। कहीं पर होगा आधार भाषा का, कहीं पर नस्ल का, कहीं पर जाति का, कहीं का धर्म का। आप देखिए भाषा, असम में असमी बोलता है, बंगाल में बंगाली बोलता है। अभी आप देख लीजिए जो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है तो कहता है कि जितने भी बंगाली भाषा नहीं बोलने वाले हैं वो बाहरी हैं, जिसको भाजपा ने मुद्दा भी बनाया। इसके बाद जाति का तो देखते ही है कि आपका हर बहुत जगह इस तरह का जातिवाद की भावना, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में जब जब भी आपको चुनाव होता है तो उसमें जातिवाद अपने आप भड़क आती है। और धर्म जो हिंदू मुस्लिम ये धर्म के मामले में तो ये देश ने बल्कि यही देश ने अधिकांश देश शुरू से ही भोगते आ रहे हैं। तो ये सारे चीज जो होते हैं द्वंद्व का अलग अलग आधार हो छे। अब आप तो देखी गणेशवा आदिनेशवा तू तो जाने तुम्हें बहुत जगह गांव कहे छे रे ई फल्लामा यादव छो, फल्लामा कोयरी छो, फल्लामा ई भूमिहार छो, फल्लामा ब्राह्मण छो। इसके कारण कहते हैं कि दिस इज जस्ट ए पैटर्न ऑफ कास्टिज्म। अब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, दिस इज पैटर्न ऑफ, इसको कह सकते हैं रिलीजन। तो ये आपका इसमें, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखिए, मेक्सिको में ओलंपिक हुई थी, ये 1960 के दशक में हुई थी। और उस ओलंपिक में ऐसा हुआ कि नस्लवाद होता है गोरा और काला। अभी भी देखिएगा अमेरिका में यदि अश्वेत व्यक्ति को गोली मार देता है, पुलिस मार देता है घृणा के कारण, तो भयंकर वहां पर दंगा, हाल फिलहाल में भी वहां पर दंगा फैला था। और इसके पूर्व जो राष्ट्रपति थे उस समय भी आपको दंगा फैला था। ये अश्वेत और श्वेत के बीच जो विभेद की खाई होती है रंग के आधार पर, उसको कहते हैं नस्ल। तो उसमें मेक्सिको ओलंपिक में जब प्राइज देने की बारी आई तो उस स्थिति में हम आपको आगे बतला देंगे कि 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल लेने से इनकार कर दिया, वो नस्ल के विरोध में। अब एक और उदाहरण देते हैं कि बेल्जियम एक यूरोप में छोटा सा देश है। उसमें फ्लेमिश इलाका में 59% लोग जो हैं वो आपको डच बोलते हैं। डच माने कि जे भाषा हॉलैंड में बोलल जाए छे। डच केकरा कहे छे? जे भाषा हॉलैंड में। जल्दी बोल कर तोरे से पूछ रहे मारबो नस फाड़ देबो। हाँ, डच किसको कहते हैं? तो हॉलैंड या नीदरलैंड में जो इस निवासी रहते हैं उसको डच कहते हैं, और वहां जो भाषा बोलते हैं उसको डच भाषा कहते हैं। इसके बाद बेलोनिया क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो 40% फ्रेंच बोलते थे। जल्दी बोल अर्तिया। बेलोनिया क्षेत्र में कौन भाषा बोलते थे? फ्रेंच। बहुत बढ़िया बात, जो फ्रांस में बोली जाती है। और इसके बाद फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा बोलते थे। बिल्कुल, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो उसके कारण फ्रेंच क्षेत्र या जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो ज्यादा विकसित होते थे। परिणाम होता कि यदि एक समाज, एक वर्ग, एक भाषा बोलने वाला ज्यादा विकसित हो जाए और दूसरा भाषा बोलने वाला कम विकसित हो, या दूसरा क्षेत्र में रहने वाला कम विकसित हो, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, द्वंद्व होगा ही होगा। वहां कभी कभी लड़ाई का भी स्वरूप बन जाएगा, कभी कभी हिंसा का भी स्वरूप बन जाता है। अब आइए, यदि यही चीज हम भारत में आते हैं तो भारत के संस्कृति में बहुत तरह का अंतर है। भाषा के आधार पर यहाँ अगरा पिछड़ा होता है, जैसे ब्राह्मण भूमिया राजपूत कास्ट को अगरा कहा जाता है। पिछड़ा चले आइए तो जैसे इसमें बहुत सारे वर्ग आते हैं जो पिछड़े में आते हैं, जैसे कानून हो गया, बढ़ई हो गया। इसके बाद आप कोयली ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, इन सबको पिछड़े में, इन सबको उसके आधार पर आरक्षण भी दी गई है। फिर आइए दलित और पिछड़ी। दलित में आ गया आपका जैसे कि हरिजन जिसको कहते हैं, पासवान समुदाय हो गया, राम समुदाय हुआ। पिछड़ी आते हैं यादव हो गया, कोयली हो गया, कुम्हार हो गया। ये सब आपको पिछड़ी सब, इन दोनों में भी द्वंद्व उभर आता है, इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट उभर आता है, इन दोनों में कभी कभी
झगड़ा का स्वरूप उभर आता है। दलित महादलित चले आइए, अब दलित में भी दो वर्ग हो गया। दलित में जैसे पासवान हुए उनको कहा जाता है दलित, और जो महादलित कहा जाता है जैसे हुए जैसे जिसको कहते हैं डोम कहते हैं, जिसको कहते हैं मल्लिक कहते हैं, या जैसे पाशी समुदाय हुआ उनको महादलित, जिनका बहुत ही पिछड़ा उनका स्वरूप है। तो इन सब का जो विभाजन हो जाता है, ये विभाजन ही बाद में द्वंद्व का स्वरूप ले लेता है, द्वंद्ववाद के रूप में आ जाता है। अब देखिए कि संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी बस सकता है और कहीं भी अपना कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है। और लेकिन इसमें भी एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं यदि सब व्यक्ति मुंबई में ही चला जाए, सब व्यक्ति दिल्ली में ही चला जाए, तो वहां का स्वरूप खराब हो जाएगा। वहां पर फिर डेवलपमेंट के अवसर जो हैं, जो मान लीजिए वो उसमें बेतरतीब हो जाएगा। लेकिन ये संविधान के द्वारा प्रदत्त ये सुविधा दी गई है, तो सुविधा दी गई है तो अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन इसमें भी बैलेंस्ड होना चाहिए। अब फिर आइए कि दूसरा कि कास्ट के आधार पर यदि विभाजन हो जाए, रेस कहते हैं नस्ल के आधार पर, जो गोरा काला के आधार पर विभाजन, ये सब एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए कास्ट का विभाजन होता है सामाजिक आधार पर, जो जिस कास्ट में जन्मता है वो उसी कास्ट का माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ जन्मा तो उसको ब्राह्मण माना जाता है, कोई व्यक्ति यदि यादव के घर में जन्मा तो यादव माना जाता है। लेकिन नस्ल है जीव शास्त्री अर्थात कि वो जन्म से ही गोरा और काला होता है। ये तो माता पिता के उसमें चेहरा और भूमिका होती है, लेकिन वो आपका जीव शास्त्री बायोलॉजिकल कारण होता है। बायोलॉजिकल कारण होता है यूरोप का व्यक्ति गोरा होगा और अफ्रीका का व्यक्ति काला होगा। तो ये विभेद आपको चले आती है, और ये सब विभेद विध्वंसकारी है। जबकि अनुच्छेद 19 समानता दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये सब विध्वंसकारी, लोकतंत्र के नुकसानदायक है। अब जो हमने कहा था कि मेक्सिको में जो घटनाक्रम हुई थी, मेक्सिको को ओलंपिक में, ये कार्लोस और स्मिथ, ये दोनों एफ्रो अमेरिकी, अर्थात कि ये सब अमेरिकी देश में रहते थे, लेकिन अफ्रीकन चेहरा था उनका, काला था, और ये आपका नॉर्मन, ये श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था। ये तीनों पुरस्कार ने स्वीकार कर दिया कि काले लोगों के साथ विभेद किया जाता है, और नस्लवाद का इन्होंने व्यापक विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद चले आइए उत्तरी आयरलैंड में, जैसे उत्तरी आयरलैंड चले आइए, नीदरलैंड चले आइए, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, वहां के लोगों को डच भी कहते हैं। वहां पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो धारा है, क्रिश्चियन का दो धारा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, दोनों की तो मान्यता में थोड़ी थोड़ी अंतर है। जैसे आप मुस्लिम में ही चले जाइएगा तो सिया और सुन्नी सुनते होगा, तो दोनों की मान्यता। जैसे आप हिंदू में ही चले आइएगा तो अगरा और पिछड़ा कहते, इस तरह का दो धारा था, और इन दो धरों के बीच में द्वंद्व चलते रहता है, लड़ाई भी होता है। एक वर्ग चाहता है कि मेरी ही बात चले, दूसरा वर्ग का हित की अनदेखी की जाए, इसके कारण होता है। और भारत में ऐसी राजनीति की स्वरूप हुई कि 1967 तक सवर्ण राजनीति में हावी है। सवर्ण कहते हैं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, जो उच्च जाति से संबंधित थे, उनका वर्चस्व रहा। लेकिन 70 से 90 के बीच में आते आते तो सवर्ण और मध्यम जो पिछड़े वर्ग थे उनके बीच चलने लगा, जैसे यादव हुए, कोयरी हुआ, उनके बीच फिर द्वंद्व चलने लगा। ये सत्ता के भागीदारी के लिए एक दूसरे से टकराने लगे। जो इसके बाद 1990 के दशक में आते आते तक दलित और महादलित का पलड़ा भारी हो गया। पहले तो दलित और महादलित को वोट भी नहीं गिराने दिया जाता था, उसमें बैलेट का होता था, दलित और महादलित के बैलेट को छाप दिया जाता था, उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन 90 के दशक में कई बातें परिवर्तित हुई, ईवीएम आया, फिर सरकार और सिस्टम भी फिर कड़ी हुई, और उसके बाद दलित और महादलित भी वो वोट अच्छा से करते हैं। अब उनमें भी चेतना आई, दलित और महादलित के अच्छे अच्छे नेता हुए, जगजीवन राम हुए, रामविलास पासवान हुए, कई ऐसे दलित के नेता उभरे, मायावती हुए, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, और राष्ट्रीय मुख्यधारा में वो सब अपनी पहचान बनाई। इसके कारण अब उन लोगों का भी महत्व बढ़ गया। अब सामाजिक तो ये 1990 के दशक थे, अर्थात 1967 तक। पहले कौन था? जल्दी बोल रहे रजीबा, तोरे से पूछ रहे, 67 से पहले किसका भारत का राजनीतिक वर्चस्व था? सवर्ण का। वाह कमाल। अच्छा, उसके बाद 70 से 90 के बीच, अब तोरा से पूछ रहे हैं रमेश्वर, तोरा से पूछ रहे कौन था? ये था, इसमें अग्रा वर्ग भी था और मध्यम पिछड़ा वर्ग भी था। और 90 दशक के बाद किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई? गीतिया तोरे बोल, मारबो 10 गिनबो 1, हाँ मारो, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आ गया आपका दलित और महादलित, इनकी वर्चस्व हो गई। अब सामाजिक विभाजन में 3 महत्वपूर्ण चीज आती है। एक है आपका नेशनल,
एक है सब नेशनल और तीसरा है रीजनल। नेशनल होता है राष्ट्रीय विचार, नेशनल थॉट, आपका देश, मैं भारतीय हूं। दूसरा सब नेशनल थॉट, मैं बिहारी हूं। तीसरा रीजनल थॉट कि मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूं, अपने क्षेत्र का। ये थॉट नुकसानदायक है। यदि आप अपने विचार में रखते हैं कि मैं मिथिलांचल का हूं या मैं गंगा पार रहने वाला हूं, उत्तर बिहार का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बिहारी हूं, ये भी गलत चीज है। जैसे कि मुंबई में देखिएगा, बिहारी को भैया बोलता है और बिहारी को हे दृष्टि से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के आदमी को हे दृष्टि से देखा जाता है और उन लोग को भैया बोल करके तिरस्कार करते। ये चीज नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के बच सकता है, सिर्फ उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियां करती क्या है कि कभी कभी जीत हासिल करने के लिए किसी खास जाति विशेष के मतदाता को लुभाने लगती हैं, जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को उभारने की कोशिश करती है। इससे ये नुकसानदायक है। और दलित और निम्न जाति का जब चुनाव होता है तो उसमें एक फायदा भी है, क्योंकि जब उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा और पार्टी के बड़े बड़े कैंडिडेट भी दलित महादलित को प्रणाम करने लगे, वोट हमको देना, और उनको महत्व देने लगे, उनके अंदर एक आत्मचेतना का भाव भी आया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनके अंदर फिर विश्वास का संचार हुआ। तो ये एक अच्छा भी चीज है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं कि जो कि जातिवाद और संकीर्णता का सहारा लेकर के जितना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आते हैं कि क्षेत्रीय जो इसमें कि कोई भी पार्टी हो यदि रीजनलिज्म के आधार पर चलती है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो सिर्फ एक राज्य को लेकर के चलती हैं, तो उनका अखिल भारतीय स्तर नहीं बन पाता है। कांग्रेस का क्यों अखिल भारतीय स्तर है? क्योंकि वो एक राज्य को लेकर के नहीं चलती। बीजेपी का क्यों अखिल भारतीय स्तर नहीं, माने उसका मान लीजिए जैसे कांग्रेस का क्यों अखिल भारतीय स्तर है? क्योंकि वो एक राज्य को लेकर के नहीं चलती है। उसी तरह बीजेपी का भी देखिए। लेकिन ये आप राजद के साथ में लीजिएगा, राजद बिहार को लेकर के चलती है। आप चले आइए लोजपा, ये बिहार को लेकर के चलती है। बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के चलती है। अन्य प्रदेश में उनका इंटरेस्ट कम होता है, जिसके कारण उनका अखिल भारतीय स्तर, अखिल भारतीय तत्व को ऑल इंडिया उनका पहचान नहीं बन पाती है। अब आते हैं सांप्रदायिकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब राष्ट्र को चलाने का आधार कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके और तब यदि धर्म को मान लिया जाए तो उस स्थिति में सांप्रदायिकता का उभार होता है। राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में कहेंगे कि सांप्रदायिकता का भाव आ गया। और फिर देखिए कि यदि एक धर्म को ज्यादा परिपोषण किया जाए, एक धर्म को ज्यादा सुविधा दिया जाए, एक धर्म को ही सर्वोपरि माना जाए और दूसरे धर्म को, जैसे मान लीजिए कि आप चले जाइए पाकिस्तान में, इसमें इस्लाम धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है और अन्य धर्म का धीरे धीरे देखिए, जैसे चाहे सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, अन्य धर्म का वहां से लोग निकलते चले जा रहे हैं और उनके मंदिर, उनके पूजा स्थल, पूजा गृह को तोड़ा जा रहा है। ये आपका सांप्रदायिकता हुआ। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आगे चल करके राइट की स्थिति चले आती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। याद कीजिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी नवाखली में थे। वो विरोध कर रहे थे सांप्रदायिकता का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे और मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ये किसी भी देश को कमजोर करता है। अब राजनीतिक में सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या है कि जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देते हैं कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका चले। श्रीलंका में सिंगली बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और तमिल जो थे वो आपको ब्राह्मण से जुड़े हुए थे, वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। 1956 ईस्वी में सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया और सरकारी नौकरी के लिए, विश्वविद्यालय में भी जॉब के लिए, विश्वविद्यालय में पढ़ाई, पठन पाठन सब में सिंगली भाषा को संरक्षण दिया जाने, जिसके कारण तमिल इससे उग्र हो गए और तमिल अलग देश की मांग करने लगे, जिसके कारण तमिल विद्रोह भी वहां और एलटीटी वहां से चाहता था कि मैं अपना जाफना प्रायद्वीप को अलग कर दूं। और काफी जिसमें प्रभाकरण एक ऐसा नेता के रूप में उभरे थे, नेता ने कह लीजिए, बल्कि उनको कुछ लोग उनको आतंकवादी भी मानते हैं। बाद में जब प्रभाकरण समाप्त हुआ तो फिर बाद में देश ने भी सुधार किया और तमिल को भी महत्व दिया, परिणाम हुआ, तब सांप्रदायिकता वो खत्म हुई। इसमें हिंसा, दंगा, नरसंहार होता है और ये देश के लिए व्यापक विनाश लाता है।
अब धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के लिए सबसे अच्छी धर्मनिरपेक्षता है। सभी धर्म को समभाव की स्थिति से देखना, धर्मनिरपेक्षता में समान स्थिति में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देखना। भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष देश मानता है, अर्थात सब धर्म बराबर हैं, और इसका वो संविधान में लिखित रूप भी दिया गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, तुष्टीकरण भी एक शब्द होती है। तुष्टीकरण माने कि किसी विशेष धर्म को विशेष सुविधा देने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होनी चाहिए। सब धर्म को बराबर होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, जो कि भाजपा का मूल मंत्र भी है। अब आते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं को अभी भी देखिएगा, भारत में वही महिला राजनीति में आ रही हैं जो कि जिनका पहले से उनका बैकग्राउंड या उनके हस्बैंड, उनके ससुर या उनका पूर्व का परिवार उसमें रहा। जैसे मेनका गांधी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मायावती तो खैर मान समान परिवार से आई थी, लेकिन और आप ले सकते हैं मुलायम यादव के परिवार के हैं, जैसे मान लीजिए लालू यादव के परिवार की मीसा भारती, जिनका पूर्व का मान लीजिए बैकग्राउंड है। तो इसमें आप देखिए भारत के लोकसभा में आरंभिक, जिसमें आपके जो किताब के डेटा अनुसार है वो थोड़ा सा पहले ही का है कि लगभग आपका 11.9% महिलाएं हैं। पूर्व के रिकॉर्ड के अनुसार जो आपके बुक्स में दिए हुए, ये लगभग आपको 2006-07 के लगभग के आसपास का। इसका ब्रिटेन में 19.3%, यूएसओ में महिला की भागीदारी संसद में 16.3% और इटली में 16.1% है। तो 16.1% इसका मन अभी भी आप देखिए, जो कोई ऐसा देश, चाहे पूर्वी देश हो चाहे पश्चिमी देश हो, यहां पर 20% भी नहीं पहुंचता। इसका माने महिलाओं को कहने के लिए कहा जाता है महिलाओं को हम भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता में भागीदारी कम है। अभी भी भारत में 33% आरक्षण देने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक संसद में उनको आरक्षण नहीं मिला। लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव चले आइए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में दिया जा रहा है, अब लगभग अखिल भारतीय स्तर पर दिया जा रहा है। पंचायत में मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद हो, इन सब में दिया जा रहा है, ताकि महिला राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले और धीरे धीरे वो राजनीतिक गतिविधियों को सीखे और इसके बाद लोकतंत्र में उनकी भागीदारी हो और सत्ता के वो शीर्ष तक पहुंचे। अभी तक सिर्फ भारत में देखिएगा एकमात्र प्रधानमंत्री जो महिला बनी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वो भी कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इसी के लिए और आज तक उसके अलावा और कोई प्रधानमंत्री महिला की न बने, आगे बने वो अलग बात है। तो इस तरह से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित हमने आपको बतलाया कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है और उसकी परेशानियां क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और सांप्रदायिकता क्या है, नस्लवाद, सब चीज हमने बतलाया। और इसी के साथ मैं सुनील जी खांटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं और आपका प्रथम चैप्टर का लेक्चर समाप्त हुआ और मैं जल्द आपको अगला चैप्टर के साथ हाजिर हूं।